गुड मॉर्निंग क्लास 12। बच्चों, आप पढ़ रहे थे भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। इसके अंतर्गत आपने भारतीय लोकतंत्र के बारे में जाना, पढ़ा। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम भारतीय लोकतंत्र की कहानियों के अंतर्गत ही पढ़ेंगे पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ। तो बच्चों, ये जो पंचायत है ये भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पंचायतों का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। इसका उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। तो बच्चों, महाभारत काल से लेकर काफ़ी समय तक ग्रामीण जीवन को व्यवस्थित बनाने और गांव की जो समस्या है उसको सुलझाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले क्या था कि पंचायत, जो गांव की पंचायत होती है, ये 5 अनुभवी और वयोवृद्ध लोगों की एक सभा होती थी। बच्चों, पहली जो पंचायत होती थी वो क्या है, 5 अनुभवी व्यक्ति होते थे और वो वृद्ध लोग होते थे। इनकी एक सभा होती थी जो गांव के हित के मामलों में अपना निर्णय देते थे और इनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि इन्हें पंच परमेश्वर के नाम से संबोधित किया जाता था। कहने का तात्पर्य कि इन्हें पंचायत जो होती थी, पंचायत के जो लोग होते थे उन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता था। और देखिए, इसके बाद देखिए मुस्लिम शासन काल में भी पंचायतों का महत्व रहा। इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार आई तो उसने एक नई शासन व्यवस्था स्थापित की और उन्होंने ग्राम पंचायतों के लिए कोई कार्य नहीं किया। तो ये देखिए बच्चों, जो पंचायत है ये क्या है, 5 व्यक्तियों द्वारा शासन है। और मूल स्तर से देखिए, लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेशों से नहीं आया। अब देखिए यहाँ देखिए भारत क्या है, ये एक विशाल देश है। यहाँ समाज में समानताएं और असमानताएं दोनों पाई जाती हैं। अब देखिए, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें पंचायतों की पहले कोई बात नहीं थी। भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर दुख भी किया, क्रोध भी हुए, गुस्से भी, निराशा प्रकट किया। इसी का उल्लेख करते हुए अम्बेडकर ने कहा कि देखिए, अम्बेडकर ने कहा कि स्थानीय कुलीन और उच्च जाति लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा कि भारतीय समाज के पद दलित लोगों का निरंतर शोषण। तो ये अम्बेडकर का कहना था। उसके बाद देखिए गांधी जी भी स्थानीय सरकार की अवधारणा भी गांधी जी को प्रिय थी। गांधी जी का विचार था कि भारत का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शासन का काम नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। और उसके बाद देखिए बच्चों, ग्राम स्वराज्य को गांधी जी आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गांव में यही शासन चलता रहे और चलता रहे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। कि राज्य क्या है, ग्राम पंचायतों के लिए या ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए आवश्यक कार्य करेगा और
ग्राम पंचायत को ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए जाएंगे जिनके द्वारा वह स्थानीय शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। तो बच्चों, भारत में पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन का परिचय हमें मिलता है। तो देखिए, विकेंद्रीकरण का तात्पर्य राज्य की शक्ति के ऐसे बंटवारे से है जिससे राज्य द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में समाज के प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी हो। तो कहने का तात्पर्य बच्चों, विकेंद्रीकरण का मतलब राज्य की शक्ति के ऐसे बंटवारे से है जिसमें राज्य द्वारा जो भी निर्णय लिया जाए उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की समान भागीदारी हो। कहने का तात्पर्य कि जब राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर अधिकारों का एक न्यायपूर्ण वितरण होता है, तब इसी को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये हुआ। और भारतीय संविधान में देखिए, पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेख मिलता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। और इस अधिनियम में पंचायती राज, देखिए इसी अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक परिस्थिति भी प्रदान की गई। और अब यह अनिवार्य हो गया कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांवों तथा नगरों में हर 5 साल में चुने जाएंगे। तो बच्चों, अब क्या हुआ, पहली बार संविधान में 1952 में 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। और इसमें यह भी, और इसके पंचायतों की जो ये पंचायतों, भारत में पंचायतों को ग्रामीण विकास का प्रभावशाली बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है। और बलवंत राय मेहता क्या है, उस समय संसद के सदस्य थे। और इसी समिति ने लगभग 6 महीनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में क्या किया था, गांव पंचायतों का अध्ययन किया और अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दी। और इस समिति ने यह माना कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण योजनाओं में जनता की सहभागिता बहुत कम है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए यह जरूरी है कि ऐसी पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें ग्रामीणों का अधिक से अधिक सहभाग हो। आगे इसी में देखिए, 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में क्या किया कि स्थानीय निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया। अब देखिए बच्चों, 1973 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि गांव और नगर दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया। और इनमें क्या हुआ, 17 सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। तो अब बच्चों क्या हुआ कि महिलाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण दिया गया। 17% सीटें जो थी अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। और इस संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया।
और उन्हें निर्णय लेने की शक्ति भी मिली और उन्हें खुद निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, जिला परिषदों आदि में 1/3 पद क्या हुआ, महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। तो बच्चों उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के तुरंत बाद 1993-94 के चुनाव में 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी। तो बच्चों सबसे बड़ा लाभ हुआ कि 1993-94 का जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं में जुड़ी, राजनीति में भागीदारी की। उसके बाद महिलाओं को मताधिकार देने के लिए यह सबसे बड़ा कदम था। और संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1993 से लागू हुआ। ये बॉक्स 3.7 में आप देखिए, ये देखिए 3.7 में पंचायती राज संस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो बच्चों इसकी संरचना क्या है, ये पिरामिड की भांति है और संरचना के आधार पर लोकतंत्र की एक इकाई के रूप में एक ग्राम सभा होती है। इसमें पूरे गांव के सभी नागरिक शामिल होते हैं। यही वह सभा है जो स्थानीय सरकार का चुनाव करती है और कुछ निश्चित उत्तरदायित्व भी लोगों को सौंपती है। उसके बाद देखिए 73वें संविधान संशोधन में देखिए 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई और यह अनिवार्य हो गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसके सदस्यों का चुनाव होगा। तो बच्चों पंचायत 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ छोटा सा प्रश्न भी बनता है कि पंचायतों का कार्यकाल कितने समय तक का होता है। तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अब इसी में देखिए इसमें क्या हुआ, अनुसूचित जात जनजाति के लिए निश्चित आरक्षित सीटें, महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें रखी गईं। तो महिलाओं के लिए क्या हुआ, 33% सीटें आरक्षित कर दी गईं और इसमें पूरे जिले के विकास को प्रारूप निर्मित करने के लिए जिला योजना समिति गठित की गई। अब देखिए बच्चों आगे इसी में कि पंचायतों की शक्तियाँ और उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। तो बच्चों इस समय देखिए पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, उनके बहुत सारे उत्तरदायित्व भी हैं पंचायतों के। तो पंचायतों के देखिए बहुत सारे संविधान के अनुसार देखिए पंचायती राज व्यवस्था में देखिए जो इन्हें अधिकार या इन्हें जो शक्तियाँ दी गई हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए पंचायतों के आर्थिक विकास के लिए देखिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना। तो देखिए बच्चों पंचायतों का जो कार्य है गांव के विकास के लिए, गांव के जो आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना और कार्यक्रम बनाना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना। उसके बाद देखिए यात्री शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर लगाने और एकत्र करने का अधिकार। उसके बाद सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना। वित्त का मतलब पैसे से है। तो पंचायतों द्वारा सामाजिक कल्याण के भी कार्य किए जाते हैं। तो बच्चों आप लोग देखते हैं इस समय पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं, उनके बहुत सारे कार्य भी हैं, बहुत सारे कार्य हैं। सामाजिक कल्याण से संबंधित बहुत सारे कार्य हैं, जैसे शमशानों एवं कब्रिस्तानों का रखरखाव, जन्म मृत्यु के आंकड़े रखना, मातृत्व केंद्रों और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करना, पशुओं के लिए तालाब
वो पर नियंत्रण रखना, परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार करना, ग्रामीण सड़कों, पुलियों और नौका घाटों का निर्माण और उनका रख रखाव, और गांव में जो सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था। तो देखिए बच्चों, गांव में आज हर गांव में क्या है, सड़कें और नालियों की व्यवस्था की गई है, सड़कों के किनारे लाइटें लगाई गई हैं। तो ग्रामीणों में भी क्या है, जो गांव है वहाँ भी विद्युतीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है, और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से संबंधित अनेक कार्यक्रम लागू करना, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना और ग्रामीणों को इसके प्रति जागरूक करना, गांव में स्वास्थ्य, स्वच्छता और परिवार कल्याण से संबंधित योजनाएं लागू करना, महिला और बाल विकास के कार्यक्रम लागू करना, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना। तो बच्चों, जो गांव की अनुसूचित जाति हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी व्यवस्था करना, पंचायत के क्षेत्रों में मेलों, बाज़ारों और हाटों की भी व्यवस्था करना। तो ये सब क्या हैं, पंचायत के मुख्य कार्य हैं। तो बच्चों, पंचायत के बहुत सारे कार्य हैं। आगे इसी में है जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद देखिए बच्चों, जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था। तो बहुत सी आदिवासी क्षेत्रों में देखिए प्रारंभिक स्तर के लोकतांत्रिक कार्यों की अपनी एक परंपरा रही है। तो ये जो आदिवासी क्षेत्र हैं, इनका प्राचीन काल से बहुत महत्व रहा है। हम यहाँ देखिए मेघालय की जाति हैं गारो, खासी, जैंतिया। ये आदिवासी जातियाँ हैं और ये अपनी सैकड़ों साल पुरानी अपनी राजनीतिक इनकी संस्थाएं रही हैं, और ये संस्थाएं इतनी विकसित हैं कि ग्राम, वंश और राज्य स्तर पर ये बड़ी ही कुशलता से कार्य करती हैं। तो बच्चों, ये मेघालय की आदिवासी जातियां हैं गारो, खासी, जैंतिया। तो ये आदिवासी जातियां हैं और ये सैकड़ों साल, इनको जो बहुत ही पुरानी इनकी एक राजनीतिक संस्था है, और ये राजनीतिक संस्थाएं अत्यधिक ही विकसित हैं, और ये ग्राम स्तर या वंश और राज्य स्तर पर ये बड़ी कुशलता से कार्य करती थी। उदाहरण के रूप में देखिए, खासी जो जातियाँ, खासियों की एक पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी एक परिषद होती थी, जिसे दरबार कुर कहा जाता था। तो खासियों की एक पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली है कि एक परिषद होती थी, उस परिषद को क्या कहा जाता था, दरबार कुर कहा जाता था। ये छोटे क्वेश्चन भी बन सकता है कि दरबार कुर किस जनजाति से संबंधित है। तो उस वंश दरबार कुर कहा जाता था जो उस वंश के मुखिया के निर्देशन में कार्य करता था। मेघालय में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की परंपरा रही है लेकिन आदिवासी क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा खंड संविधान के 73वें संविधान के संशोधन के प्रावधान से ये बाहर है। तो बच्चों, ये जो आदिवासी क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है, संविधान के 73वें संशोधन से बाहर है। शायद इसीलिए क्योंकि उस समय की नीतियां बनाने वाले पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। ये जो बॉक्स में है बच्चों, इसको एक बार ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि ये उस समय के जो
पेपर या समाचार पत्र है उसमें जो होता छपता था गांव से संबंधित लेख, वो दिया गया है। तो ये जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद अब इसी में बच्चों आएगा आपका कि पंचायती राज सामाजिक रूपांतरण में पंचायती राज के सामने क्या चुनौतियां थीं, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।